नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीएनएस एग्जामिनेशन में हायर मेंटल फंक्शन का। तो हायर मेंटल फंक्शन जो है सीएनएस एग्जामिनेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले हमने केएलएफ एग्जामिनेशन पे हम वीडियो बना चुके हैं। आगे के जो सीएनएस एग्जामिनेशन के पार्ट्स हैं उसके बाद आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हायर मेंटल फंक्शन एग्जामिनेशन से। तो हायर मेंटल फंक्शन बेसिकली क्यों किया जाता है? बेसिकली अगर हम बात करेंगे न्यूरोलॉजी में, तो न्यूरोलॉजी में एनाटॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, न्यूरो एनाटॉमी का। और लोकलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है हमें एनाटॉमी आनी चाहिए, क्योंकि न्यूरोलॉजी बेसिकली एक आर्ट है जिसमें लोकलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कि हम जब पेशेंट को क्लिनिकली देखते हैं तो क्लिनिकली हिस्ट्री से एग्जामिनेशन के हम उसको लीजन को लोकलाइज करते हैं कि उसके किस पार्ट ऑफ ब्रेन में लीजन लोकलाइज हो रहा है। लोकलाइजेशन के बाद में हम उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा ट्रीटमेंट होता है। तो हमारी मेन जो लोब्स होती हैं, जो हम हायर मेंटल फंक्शन बेसिकली असेस करने के लगते हैं कि लीजन जो है वो प्रिडोमिनेटली किस लोब में है या कोई डिफ्यूज लीजन है। आगे हमारी फ्रंटल लोब होती है, फिर ऊपर की तरफ पैराइटल लोब होती है, नीचे टेम्पोरल लोब और पीछे ऑसिपिटल लोब होती है। तो हर एक लोब का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हर लोब के डिफरेंट फंक्शन है। तो उन्हीं के फंक्शन के बेसिस पे हम हायर मेंटल फंक्शन से लीजन को लोकलाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हायर मेंटल फंक्शन जब हम असेस करते हैं तो हम डिफरेंट हेडिंग्स में असेसमेंट करते हैं। एमबीबीएस की बात करें, पीजी एमडी मेडिसिन की बात करें या डीएम की बात करें, तो जैसे जैसे हम डीएम न्यूरोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं तो हम हायर मेंटल फंक्शन जो होते हैं बहुत हमारे डीप होते जाते हैं। इनिशियली हम बहुत सुपरफिशियल हायर मेंटल फंक्शन करते हैं, बट डीएम लेवल पे हमें बहुत ज़्यादा डीप हायर मेंटल फंक्शन करने होते हैं, क्योंकि हम डिमेंशिया के केसेस देखते हैं जिनको हमें लोकलाइजेशन बहुत अच्छे से लोबार वाइज करना होता है। तो हायर मेंटल फंक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्शियसनेस ओरिएंटेशन। कॉन्शियसनेस ओरिएंटेशन देखने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उसका कॉन्शियसनेस लेवल देखते हैं कि कॉन्शियसनेस कैसी है उसकी। जीसीएस स्कोरिंग भी कॉन्शियस देखने के लिए की जाती है। फिर हम ओरिएंटेशन देखते हैं, ओरिएंटेशन टू द टाइम, प्लेस एंड पर्सन। फिर हम देखते हैं अटेंशन एंड द कैलकुलेशन, स्पीच एंड द लैंग्वेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है खासकर स्ट्रोक पेशेंट में। मेमोरी, इमीडिएट, रिसेंट एंड द रिमोट मेमोरी, जो कि डिमेंशिया के केसेस, एल्जाइमर हो गया, पार्किंसन रिलेटेड डिमेंशिया हो गया, या ड्रग किसी भी कारण से डिमेंशिया है, उसके लिए मेमोरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इंसाइट एंड द जजमेंट, कंस्ट्रक्शन एबिलिटी या स्पेशल परसेप्शन, ये हम सारी चीज़ें एग्जामिन करते हैं। इसके अलावा जब हम हायर मेंटल फंक्शन एग्जामिन करते हैं तो एक एमएमएससी भी पार्ट आता है, तो हम एमएमएससी भी एग्जामिन करते हैं। एमएमएससी बेसिकली है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो ये एक बेसिकली हायर मेंटल फंक्शन की एक शॉर्ट कैटेगराइजेशन है, या अगर हम करेंगे डिमेंशिया के लिए एक स्क्रीनिंग टूल है कि हम एक ओवरऑल मेमोरी असेसमेंट पेशेंट का कर लेते हैं। ओवरऑल हायर मेंटल फंक्शन असेसमेंट थ्रू द एमएमएससी हम कर लेते हैं। तो इसकी वीडियो हम इस वीडियो के नेक्स्ट में देखेंगे। उसके बाद में अगर हम और डीप पे जाते हैं, खासकर डीएम लेवल पे, तो उस कंडीशन में हमें लोबार फंक्शन असेसमेंट भी करना होता है, जिसमें कि फ्रंटल लोब असेसमेंट, पैराइटल लोब असेसमेंट, टेम्पोरल लोब असेसमेंट एंड द ऑसिपिटल लोब असेसमेंट। मतलब हर लोब का हमें एग्जामिनेशन जो होता है वो डिफरेंट कैटेगराइज करना होता है। खासकर इसमें हम एग्नोसियाज, एप्रिक्सियाज, इनका एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये पार्ट भी हम अलग से कवर करेंगे। तो आज हम जो वीडियो कवर करेंगे वो बेसिकली मेन हायर मेंटल फंक्शन पे कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एमएमएससी पे देखेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो हम लोबार फंक्शन पे करेंगे और बाकी एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्शियसनेस एंड द ओरिएंटेशन। कॉन्शियसनेस क्या होती है कि पेशेंट का जो रेस्पॉन्स है टू द सराउंडिंग वो कैसा है। तो सबसे पहले हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट लेटा हुआ है बेड पे, तो पेशेंट का पोस्चर कैसा है, पेशेंट ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, कपड़े क्लीन है नहीं है, पेशेंट एक प्रॉपर ढंग से बैठा हुआ है, ढंग से लेटा हुआ है, या सब कुछ उल्टा सुल्टा पड़ा हुआ है, किस तरह का पोस्चर है, क्या है। फिर हम देखेंगे कि पेशेंट का पोस्चर कैसा है, कोई रिजिडिटी तो नहीं हो रही है बॉडी में, कोई एबनॉर्मल पोस्चर तो नहीं हो रहा है, एनी एबनॉर्मल मूवमेंट्स बॉडी में कोई प्रेजेंट तो नहीं है। तो किस तरह का पोस्चर है बॉडी का वो हम देखेंगे। एनी बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी, पेशेंट टॉकिंग इरेलेवेंटली, पेशेंट थ्रोइंग समथिंग इधर देयर एंड हेयर, तो इस तरह की कोई चीज तो नहीं है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद में अगर ऑब्जर्वेशन पे हमें पेशेंट प्रॉपर कमांड फॉलोइंग या पेशेंट का रेस्पॉन्स गुड नहीं लग रहा है तो हम पेशेंट को आवाज देंगे, रेस्पॉन्स करेंगे, आवाज देके पूछेंगे उससे, उसका नाम पूछ सकते हैं, उससे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के बाद में हम उसको कमांड देंगे, हम उससे बात करेंगे स्पीच से। अगर पेशेंट उस पर भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है देन वी गिव द पेनफुल स्टिमुलस। पेनफुल स्टिमुलस देंगे हम उसको। कहाँ कहाँ पेनफुल स्टिमुलस दे सकते हैं कॉन्शियसनेस देखने के लिए? सुप्रा और बाइटल रीजन में आप पेनफुल स्टिमुलस दे सकते हैं,
नेल बेड पे पेनफुल स्टिमुलस दे सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो इन जगह पे, या फिर आप ट्रेपेजियस को पिंच करके पेनफुल स्टिमुलस दे सकते हैं। तो इन साइड पे आप पेनफुल स्टिमुलस दे सकते हैं। पेनफुल स्टिमुलस पे आपको क्या क्या देखना है, आपको आई ओपनिंग देखनी है, पेशेंट का वर्बल रेस्पॉन्स कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और पेशेंट का मोटर रेस्पॉन्स कैसा है, वो पेन को लोकलाइज कर रहा है, पेन को विड्रॉल कर रहा है, या फिर कोई डिसेरिब्रेट या डीकॉर्टिकेट पोस्चर कर रहा है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। तो कॉन्शियसनेस को बेसिकली हम 4 कैटेगराइज करते हैं कि पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस है, या फिर पेशेंट ड्राउजी है। ड्राउजी मतलब कि पेशेंट जो है वो सोया हुआ सा है, आप आवाज दे रहे हो तो पेशेंट जग जा रहा है, लेकिन जैसे ही आपका स्टिमुलस हट जा रहा है पेशेंट वापस स्लीप में चला जा रहा है। फुल्ली कॉन्शियस है, पेशेंट अलर्ट है, पेशेंट कमांड फॉलोइंग है, ढंग से ऑब्जर्व कर रहा है, ढंग से बातें कर रहा है, वो फुल्ली कॉन्शियस हो गया। ड्राउजी, पेशेंट स्लीपी है, आपने आवाज दी, जगाया, स्टिमुलस दिया, लाइट स्टिमुलस दिया, वो जग गया, रेस्पॉन्स किया, फिर से वापस हो गया, तो उसे ड्राउजी स्टेट कहेंगे। फिर आपकी स्टूपर स्टेज आती है। स्टूपर में क्या होता है, पेशेंट को आपने वर्बल रेस्पॉन्स दिया, वो कमांड फॉलो नहीं करेगा, आपने उसे पेनफुल स्टिमुलस दिया तो वो जाग जाएगा, रेस्पॉन्स करेगा, लेकिन जैसे ही आप स्टिमुलस रिमूव कर लोगे वो वापस से अपनी स्टूपर स्टेज में चला जाएगा। तो स्टूपर स्टेज के लिए आपको पेनफुल स्टिमुलस देना होता है, ड्राउजी के लिए आपको वर्बल स्टिमुलस से, लाइट स्टिमुलस से काम चल जाएगा। फिर होता है कोमा स्टेज। कोमा में कोई भी आप एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई से पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं करता, वो होती है कोमा स्टेज। तो कॉन्शियसनेस को बेसिकली हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं, पेशेंट इज फुल्ली कॉन्शियस, कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड, या फिर पेशेंट इज ड्राउजी, पेशेंट इज स्टूपर, और पेशेंट इज कोमाटोज। अगर पेशेंट कोमाटोज है या स्टूपर है, उस कंडीशन में हम बाकी असेसमेंट यूजुअली नहीं कर सकते हैं। अगर पेशेंट कॉन्शियस है या पेशेंट आपका ड्राउजी है, उस कंडीशन में आप बाकी असेसमेंट एक बार को कर सकते हैं ड्राउजी स्टेट में भी। बट अगर पेशेंट आपका स्टूपर है या कोमा में है तो बाकी असेसमेंट नहीं होता, उस कंडीशन में हम कहते हैं कि could not be done या could not be assessed due to patient is in stuporous stage और in coma stage। तो पेशेंट बाकी हमें हायर मेंटल फंक्शन के लिए पेशेंट हमारा फुल्ली कॉन्शियस होना चाहिए, ओरिएंटेड होना चाहिए, तभी हम बाकी के हायर मेंटल फंक्शन, चाहे वो स्पीच हो, मेमोरी हो, कोई भी फंक्शन हो, वो हम तभी पॉसिबल कर सकते हैं। अब बात करते हैं GCS की, ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो बेसिकली कॉन्शियसनेस के लिए टूल है, जो कि बेसिकली हेड इंजरी के केसेस हो गए या आपके अल्टर सेंसोरियम के केसेस हो गए, उनको असेसमेंट करने के लिए किया जाता है। ग्लासगो कोमा स्केल जो है उसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, आई, वर्बल रेस्पॉन्स, आई रेस्पॉन्स एंड द मोटर रेस्पॉन्स। आई रेस्पॉन्स जो होता है इसमें उसमें 4 कैटेगरी हैं। आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस प्रेजेंट है, आई ओपनिंग वर्बल रेस्पॉन्स पे प्रेजेंट है, आई ओपनिंग पेनफुल स्टिमुलस पे प्रेजेंट है, या आई ओपनिंग पेनफुल स्टिमुलस पे भी नहीं है, उसको इवन बोलते हैं। ऑन वर्बल रेस्पॉन्स वी से ऑन पेनफुल स्टिमुलस E2, ऑन वर्बल रेस्पॉन्स E3 एंड स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग इज द E4। इसी तरह से वर्बल रेस्पॉन्स एंड मोटर रेस्पॉन्स होता है। मोटर रेस्पॉन्स 6 इज द पेशेंट फॉलोइंग कमांड्स, M1 इज द जीरो रेस्पॉन्स, मतलब पेशेंट कोई भी आपका पेनफुल स्टिमुलस पे भी बॉडी में कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसी तरह से वर्बल रेस्पॉन्स होता है, वर्बल V1 इज द नो वर्बल रेस्पॉन्स with any stimulus and V5 is the normal verbal response। तो इसका टोटल स्कोरिंग 15 होती है और मिनिमम स्कोरिंग 3 होती है। तो इसके बेसिस पे हमारा कई बार इंट्यूबेशन हम डिसाइड करते हैं या ट्रीटमेंट भी हम कई बार डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ GCS स्कोरिंग। उसके बाद में बात आती है ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन टू द टाइम, प्लेस एंड द पर्सन। तो ओरिएंटेशन में टाइम के लिए हम पेशेंट से पूछते हैं लगभग कि भाई अभी लगभग क्या टाइम हुआ होगा। अगर पेशेंट जो है अनपढ़ है तो हम उससे पूछ सकते हैं अभी दिन हुआ है कि रात हुई है, सुबह हुआ है कि शाम हुई है, या अंदाजा टाइम की लगभग क्या टाइम हुआ होगा, आप उस टाइम पूछ सकते हो उससे। आप डे पूछ सकते हो, कौन सा डे है, आप उससे डेट पूछ सकते हो, आप उससे मंथ पूछ सकते हो, ईयर पूछ सकते हो। तो आप उससे कोई भी इस तरह का टाइम रिलेटेड चीजें पूछ के टाइम के लिए ओरिएंटेशन देख सकते हो। देन वी सी फॉर द प्लेस। प्लेस में आप उससे पूछोगे कि वेयर आर यू, करंटली आप कहाँ हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, घर है या वो अपने आप पूछोगे आपकी करंटली कहाँ पे हैं, किस फ्लोर पे है, ये आप पूछ से उसको प्लेस के लिए पता कर सकते हैं। फिर बात आती है पर्सन की। पर्सन के लिए आप उससे पूछेंगे कि आपके साथ कौन आया है, आप किसके साथ में आए हैं, मैं कौन हूं, या आपका नाम क्या है, या नियर बाई सराउंडिंग में कोई अगर जान पहचान का उसके पर्सन तो आप उसके बारे में उससे नाम या और चीजें पूछ सकते हैं। तो टाइम, प्लेस एंड पर्सन के लिए ओरिएंटेशन है कि नहीं है। अगर पर्सन जो है
पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है और ओरिएंटेशन टाइम प्लेस पर्सन के लिए, तब हम आगे एग्जाम प्रोसेस करते हैं। फिर बात आती है अटेंशन एंड द कैलकुलेशन की। अटेंशन के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है टैप ए टेस्ट, कि आप कोई भी एक अल्फाबेटिकल सीरीज बोलोगे, पेशेंट से आप कहोगे जब भी मैं ए बोलूंगा आपको टैप करना है। जैसे मैं कुछ बोलूं UVA XYA इस तरह से, तो जब भी आप ए बोलोगे अगर वो टैप कर रहा है उस जगह पे तो इसका मतलब वो अटेंटिव है, अदरवाइज वो अटेंटिव नहीं है। अगर वो नहीं कर रहा है तो अटेंशन क्या होता है, बेसिकली आपने कोई स्टिमुलस दिया, उसके अगेंस्ट उसने जो रेस्पॉन्स दिया दैट इज अटेंशन। तुरंत आपने स्टिमुलस दिया कोई, उसने उसके लिए रेस्पॉन्स किया, दैट इज अटेंशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, अगर वो अटेंशन जो उसने दी वो कंटिन्यू रह रही है, सस्टेन अटेंशन इज द कंसंट्रेशन। तो ये बात होगी अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। इसके अलावा अटेंशन देखने के लिए कई बार या कैलकुलेशन साथ में अगर हम देखते हैं तो हम डिजिट स्पान टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी हम 4 डिजिट फॉरवर्ड या बैकवर्ड हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कोई भी एक सीरीज ऑफ नंबर दिया 3 5 7 9, तो ये आप उसे रिपीट करने के लिए कहेंगे, तो ये आप डिजिट स्पान टेस्ट कर सकते हैं। आप उसे बैकवर्ड में भी डिजिट स्पान करने के लिए कह सकते हैं। जैसे आपने 3 5 7 9 बोला, आप उससे कहोगे कुछ सेकंड के बाद वो बैकवर्ड उसको बोले, तो उसमें उसकी वर्किंग मेमोरी भी टेस्ट होती है डिजिट स्पान टेस्ट में। इसके अलावा एक होता है 100-7 टेस्ट या 7 सबट्रैक्शन टेस्ट इसको बोलते हैं, कि 100 से वो -7 करता जाएगा, 100-7, फिर जो आएगा उसमें से -7, फिर -7, फिर -7, इस तरह से 5 बार हम करवाते हैं। सीरियल सबट्रैक्शन टेस्ट इसको बोलते हैं। 100-7 कर सकते हैं या 30-3 भी आप कर सकते हैं। तो ये अगर वो एक्यूरेटली कर रहा है 5 टाइम्स तो उसका अटेंशन जो है वो नॉर्मल है। ये कैलकुलेशन के लिए भी होता है, सिंपल कैलकुलेशन भी हम इस तरह से असेस कर सकते हैं। ये MMSC में भी हम अटेंशन एंड कैलकुलेशन देखने के लिए करते हैं। तो ये बात होगी अटेंशन एंड द कैलकुलेशन की। फिर आता है स्पीच एंड लैंग्वेज। अगर हम बात करें स्पीच एंड लैंग्वेज की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी हायर मेंटल फंक्शन असेसमेंट का, क्योंकि खासकर स्ट्रोक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें लीजन लोकलाइज करना है तो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले स्पीच असेस करते हैं। स्पीच असेस करने के लिए सबसे पहले हमें हैंडेडनेस पता होना चाहिए कि पेशेंट राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है। राइट हैंडेड पर्सन में डोमिनेंट जो होता है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, और लेफ्ट हैंडेड पर्सन में डोमिनेंट राइट हेमिस्फीयर होता है, या लेफ्ट भी हो सकता है। तो हैंडेडनेस आपको पता होना चाहिए। फिर आप उससे स्पॉन्टेनियस स्पीच बोलने के लिए कहोगे, आप उसे एक पैराग्राफ बोलने के लिए कहोगे, और हम उसमें काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम स्पॉन्टेनियस स्पीच चेक करते हैं तो हम एक देखते हैं कि उसकी फ्लुएंसी कैसी है, कि वो जो बोल रहा है सब वो फ्लुएंटली बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, बीच बीच में अटक अटक के तो नहीं बोल रहा है। इसके अलावा जो वो स्पीच बोल रहा है वो बहुत हल्की स्पीच तो नहीं, बहुत मोनोटोनस धीरे 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 बोल रहा है। मोनोटोनस स्पीच हमें पार्किंसन में देखने को मिलती है। अटक अटक के तो नहीं बोल रहा है कि धीरे धीरे अटक, बीच में वर्ड अटक रहे हैं उसके, लो हा पत गा मी नी इस तरह से। तो सेरिबेलम में हमें अटकी अटकी सी स्कैटिक स्पीच मिलती है। फोर्सफुल या एफर्टलेस स्पीच तो नहीं है, या खासकर हमें जो स्पास्टिक डिसार्थ्रियाज होते हैं उसमें हमें मिल सकती है। कोई नेजल टोन तो नहीं है वॉइस में, या हॉर्सनेस तो नहीं है। हॉर्सनेस हमें वर्बल वोकल कॉर्ड पैल्सी में मिलती है। बाकी जो हमारे डिसार्थ्रियाज जो होते हैं वो हमें उसमें हमें स्पास्टिक स्पीच मिल सकती है, या आपका उसमें आपको नेजल स्पीच मिल सकती है, या सेरिबेलर स्पीच जो कि अटक अटक की स्पीच होती है वो मिल सकती है। फिर बात आती है कि ये हमने देखा, तो बेसिकली जो स्पीच है, स्पीच की एबनॉर्मलिटी होती है तो उसको हम बोलते हैं डिसार्थ्रिया। लैंग्वेज की एबनॉर्मलिटी होती है तब हम उसको बोलते हैं एफेजिया डिस्फेजिया। तो एफेजिया एंड डिसार्थ्रिया दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिसार्थ्रिया बेसिकली लिप्स की प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, टंग की प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, आपके पैलेट की प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। तो मसल ऑफ आर्टिकुलेशन जो है उनके कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको डिसार्थ्रिया बोलते हैं। वोकल कॉर्ड को हम डिस्फोनिया बोलते हैं। तो डिस्फोनिया, डिसार्थ्रिया, एफेजिया जो होता है वो ब्रेन का डिस्फंक्शन है, कॉर्टिकल डिस्फंक्शन है, लैंग्वेज डिस्फंक्शन है एक, ठीक है। फिर हम इसके बाद हम देखेंगे कि स्पीच में कुछ इस तरह की अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली सेरिबेलम या हम ब्रेन स्टेम पे लोकलाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात है जब हम इसकी स्पीच देखते हैं तो हम देखते हैं फ्लुएंसी, कॉम्प्रिहेंशन, रिपीटेशन, नेमिंग, रीडिंग एंड द राइटिंग, ये सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखी फ्लुएंसी, कि पेशेंट जो है वो फ्लुएंटली बोल रहा है, जो वो वर्ड्स बोल रहा है वो साफ साफ बोल रहा है, और एक फ्लुएंसी है, एक नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट वो एक्यूरेटली बोल रहा है, कंटिन्यूटी में बोल रहा है।
तो वो स्पीच हो गई फ्लुएंट स्पीच है। अब जो फ्लुएंट स्पीच है वो जो है कहाँ का पार्ट है, ब्रोकाज एरिया जो होता है हमारा ब्रेन में, जो ब्रोकाज एरिया होता है हमारा, उसका फंक्शन है। ब्रोकाज एरिया जो होता है इंफीरियर फ्रंटल गायरस में होता है। तो ब्रोकाज के केस में अगर ब्रोकाज एरिया में लीजन होगा तो स्पीच की फ्लुएंसी चली जाएगी, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन इंटैक्ट होगा और फ्लुएंसी चली जाएगी ब्रोकाज एफेजिया में। वहीं कॉम्प्रिहेंशन जो है वो हमारा सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में जो हमारा वर्निकेज एरिया होता है उसके एबनॉर्मलिटी के कारण होता है। तो उस कंडीशन में हमारा कॉम्प्रिहेंशन चला जाएगा लेकिन फ्लुएंसी इंटैक्ट होगी। यानी कि जो अगर ब्रोकाज एफेजिया में क्या होता है कि उसकी स्पीच कम हो जाती है, बोल नहीं पा रहा है, वो कॉम्प्रिहेंशन इंटैक्ट है, समझ रहा है। वर्निकेज में क्या होता है, वर्ड्स आउटपुट ज्यादा आ रहा है, ज्यादा बोल रहा है लेकिन वो समझ नहीं रहा है, बोल रहा है, फ्लुएंसी है बट कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन कैसे टेस्ट करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में सिंपल कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है। सिंपल कॉम्प्रिहेंशन आप सिंपली कोई क्वेश्चन बोलोगे, आप अपना नाम बताइए, राइट हैंड ऊपर उठाइए, जीभ दिखाइए, तो ये सिंपल कॉम्प्रिहेंशन हो गया। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंशन क्या हो सकता है, अपने दाहिने हाथ से अपना बायां कान पकड़िए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंशन हो गया। या आप ये पेपर उठाइए, इस पेपर को दो हिस्सों में फोल्ड करिए, फिर आप इसको पॉकेट में रखिए या यहां रखिए, तो ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट हो गया। तो कॉम्प्रिहेंशन आपने चेक कर लिया। उसके बाद में बात आती है रिपीटेशन की। रिपीटेशन के लिए आप उसको कोई फ्रेज देंगे लाइक नो, इफ्स, एंड और बट्स, इस तरह की कोई सीरीज दे सकते हैं, या आप 5 to 7 लेटर्स कोई दे सकते हैं उसको रिपीटेशन के लिए। खासकर प्रोवर्ब ज्यादा यूज करते हैं हम लोग इस तरह की। तो रिपीटेशन जो है वो बेसिकली आर्कुएट फेसिकुलस होता है जो कि इन एरियाज को कंबाइन करता है। तो अगर रिपीटेशन गया है तो लीजन जो होगा वो आर्कुएट फेसिकुलस में लीजन होगा जो कि हमारे ब्रोकाज और वर्निकेज एरिया को कंबाइन कर रहा है। फिर बात आती है नेमिंग की। नेमिंग में आप उसे वॉच दिखा के पूछ सकते हैं ये क्या है, पेन दिखा के, मार्कर दिखा के पूछ सकते हैं ये क्या है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप दिखा के नेमिंग उसकी करा सकते हैं, तो ये नेमिंग हुई। नेमिंग बेसिकली ग्लोबली लोकलाइज होती है, तो नेमिंग किसी भी रीजन में जा सकती है। मोस्ट कॉमन जो आपका लैंग्वेज डेफिसिट मिलता है वो नेमिंग होता है। एनोमिक एफेजिया मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ एफेजिया होता है। फिर आप रीडिंग कराएंगे। रीडिंग में दो चीजें होती हैं, रीडिंग अलाउड एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग अलाउड में आप उसको एक पैराग्राफ दे देंगे, वो उसको पढ़ेगा, पढ़ के वो बोलेगा। लाइक कोई भी आप पैराग्राफ दे सकते हैं। रीडिंग अलाउड। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, यू गिव ए सेंटेंस लाइक क्लोज योर आईज, जैसे कि हम एमएससी में करते हैं। क्लोज योर आईज आप उसे दिखाओगे, वो पहले उसे पढ़ेगा फिर उसको फॉलो करेगा, यानी कि साथ साथ में कॉम्प्रिहेंशन भी हो रहा है साथ साथ रीडिंग के लिए। राइटिंग के लिए आप उसको एक पैराग्राफ राइट करने के लिए दोगे, लिखने के लिए दोगे, वो एक पैराग्राफ या एक सेंटेंस राइट करेगा। आप उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक देखोगे या आप उसकी लैंग्वेज देखोगे टू असेस द लैंग्वेज कैसी है, कोई वर्ड फॉर्मेशन में डिफिकल्टी तो नहीं है, कोई न्यू वर्ड फॉर्मेशन तो नहीं कर रहा है वो लैंग्वेज में। तो ये बात हो गई स्पीच एंड द लैंग्वेज। तो स्पीच में हमने देखा हैंडेडनेस, स्पॉन्टेनियस स्पीच देखी, कोई डिसार्थरिया डिस्फोनिया तो नहीं है वो लोग केस के लिए। फिर हमने जब हम लैंग्वेज असेस करेंगे फ्लुएंसी, कॉम्प्रिहेंशन, रिपीटिशन, नेमिंग, रीडिंग एंड द राइटिंग, ये सारी चीजों को हम असेस करते हैं। अब बात आती है मेमोरी की। मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हायर मेंटल फंक्शन असेसमेंट का। मेमोरी में हम सबसे पहले देखते हैं इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी मतलब तुरंत की मेमोरी। तो इसके लिए आप कई टेस्ट होते हैं। इसके लिए भी सबसे पहला जो टेस्ट होता है, हम 3 वर्ड देते हैं पेशेंट को, अनरिलेटेड वर्ड, या लाइक पंखा, नदी, कॉइन या सिक्का। पंखा, नदी, सिक्का, फैन, रिवर एंड कॉइन। आपने 3 लेटर बोले। इमीडिएट मेमोरी के लिए आप पेशेंट को ये लेटर बताओगे, उससे पहले समझाओगे, एक्सप्लेन करोगे कि मैं ये लेटर बोल रहा हूं, ये आपको रिपीट करने हैं। तो इमीडिएट मेमोरी के लिए आपने 3 लेटर दिए, आप उससे तुरंत रिपीट करने के लिए कहोगे। अगर वो तीनों लेटर करेक्टली रिपीट कर ले रहा है तो इसका मतलब उसकी इमीडिएट मेमोरी इंटैक्ट है, यानी कि विद इन सेकेंड्स की मेमोरी को हम इमीडिएट मेमोरी कहते हैं। इसके अलावा कोई आप डिजिट दे सकते हो उसको याद रखने के लिए, कोई फोन नंबर दे सकते हो, वो उसे रिपीट करने के लिए आप कह सकते हो। ये होता है इमीडिएट मेमोरी में। अब बात आती है रिसेंट मेमोरी की। तो रिसेंट मेमोरी के लिए एक तो जो 3 लेटर टेस्ट था, 3 वर्ड टेस्ट था, जो आपने 3 लेटर उसे याद करने के लिए देते, आप उससे बोलोगे कि जो 3 लेटर आपने याद किए ये आपको थोड़ी देर बाद में आपसे पूछूंगा, आपको याद रखने हैं, आपको याद होने चाहिए।
फिर आप उसे बीच में थोड़ी देर के लिए किसी और टेस्ट में बिजी कर लोगे। लाइक जब हम एमएमएससी करते हैं तो अटेंशन के लिए उसको बिजी कर लेते हैं 100-7 के लिए। फिर 3 to 5 मिनट्स बाद, 5 मिनट्स के बाद आप उससे फिर से पूछोगे कि भाई मैंने जो 3 लेटर आपको 3 शब्द दिए थे वो आप उनको रिपीट करिए। उसके बाद आप उनसे रिपीट करने के लिए कहोगे वो सब, तो अगर वो तीनों के तीनों एक्यूरेटली विदाउट एनी हिंट रिपीट कर देते हैं तो यानी कि उनकी जो रिसेंट मेमोरी है वो इंटैक्ट है। रिसेंट मेमोरी जो होती है वो मिनट से लेके आवर्स तक की या फ्यू डेज तक की मेमोरीज होती है। इसके अलावा आप उनसे क्या पूछ सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो आपने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, आपसे कल कौन मिलने आया था, या घर पे कोई ऐसी घटना घटित हुई हो कल, क्या हुआ था। ये सब चीजें आप उनसे रिसेंट मेमोरी में पूछ सकते हो। तो जो हमारे डिमेंशियाज होते हैं, खासकर अल्जाइमर डिजीज या अदर, तो उसमें सबसे पहले रिसेंट मेमोरी ही अफेक्ट होती है। रिमोट मेमोरी जो होती है वो लेट अफेक्ट होती है। रिमोट मेमोरी क्या होती है? रिमोट मेमोरी होती है डेज से लेके ईयर्स तक की मेमोरी। इसके लिए क्या आप चेक करते हैं? इसके लिए आप उनका डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हो, मैरिज एनिवर्सरी की डेट पूछ सकते हो, उनका प्राइमरी स्कूल पूछ सकते हो, कहाँ पे आपने पढ़ाई करी थी। तो पुरानी चीज़ें या कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हो। तो ओल्ड चीज़ें, पुरानी मेमोरी की चीज़ें आप रिमोट मेमोरी में पूछ सकते हो उनसे। इसके अलावा एक वर्किंग मेमोरी होती है, ठीक है। वर्किंग मेमोरी जो मैंने अभी पीछे बताया था कि जब हम अटेंशन करते हैं हम, तो कोई भी वर्ड हम उससे बैकवर्ड हमेशा बोला WORLD वर्ड, इसको आप रिपीट करिए। तो उसको रिपीट करने के लिए क्या होगा, पहले उसे सीधा याद करना पड़ेगा स्ट्रेट, फिर उनको बैकवर्ड के लिए उसको उस पर वर्क करके उसे उल्टा बोलना पड़ेगा। तो ये वर्किंग मेमोरी टेस्ट करता है। कोई भी चीज हमें अगर बैकवर्ड बोलनी है, कोई बैकवर्ड डिजिट स्पान है, वो भी वर्किंग मेमोरी का पार्ट होता है। इसके अलावा एक होती है विजुअल मेमोरी। विजुअल मेमोरी क्या होती है कि आपने कोई भी रूम में दो चीजें छिपा दी, कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपने कहीं पे छुपा दिए, उसके कुछ देर के बाद 5 to 10 मिनट्स के बाद आप उनसे पूछोगे वो चीजें कि ये चीज कहाँ रखी है, आप ढूंढ के लाइए। तो वो विजुअल मेमोरी के लिए टेस्ट होता है। फिर बात आती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए या तो आप उन्हें कोई प्रोवर्ब दे सकते हो, लाइक बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या ऊंट के मुंह में जुड़ा, इसका आप मीनिंग पूछोगे। तो अगर वो सही मीनिंग उसका बता पाते हैं मुहावरे का, तो यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है इनकी इंटैक्ट है। इसके अलावा आप इस तरह के वर्ड्स दे सकते हो लाइक व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द चेयर एंड द टेबल। तो अगर वो बोलते हैं कि भाई दोनों फर्नीचर है तो दैट इज ओके। अगर वो कुछ इस तरह का आंसर करते हैं कि भाई दोनों की 4 टांगे हैं, तो दैट इज नॉट ए गुड आंसर फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, सिमिलरिटीज वाले या डिसिमिलरिटीज वाले। और या फिर आप जो है उनसे एक मुहावरा या कोई भी प्रोवर्ब देके यू कैन आस्क द आंसर और द मीनिंग ऑफ द दैट प्रोवर्ब ही इज गिविंग, राइट और नॉट। फिर बात आती है इंसाइट एंड जजमेंट। इंसाइट क्या होता है? इंसाइट होता है कि भाई यूजुअली जो हमारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं उसमें इंसाइट प्रेजेंट नहीं होती है कि, और जो हमारे बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उसमें, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर होते हैं उनमें इंसाइट प्रेजेंट होती है। इंसाइट मतलब उन्हें अपनी बीमारी के बाद में वो अवेयर है कि नहीं है, कि आप उनसे पूछोगे कि आप यहाँ किस लिए आए हो या आपको क्या प्रॉब्लम है। तो अगर वो करेक्ट बता रहे तो दैट इज इंसाइट इज प्रेजेंट। अगर दे डोंट नो कि वाई दे कम टू द हॉस्पिटल और दे डोंट नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, देन द इंसाइट इज द एब्सेंट। फिर बात आती है जजमेंट की। जजमेंट के लिए आप उनसे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो लाइक कि वी आर सिटिंग इन अ रूम और सडनली रूम कैच द फायर, सडनली रूम में आग लग जाती है तो आप क्या करोगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आंसर आप पूछोगे कि भाई सही आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। वो कहेगा अगर हम यहीं बैठे रहेंगे तो दैट इज द रॉन्ग आंसर। तो आप आग बुझाने में हम हेल्प करने, दैट इज करेक्ट आंसर। या फिर आप उनसे पूछोगे कि आपको कोई सड़क पे इन्वेलप मिलता है जिसपे कि एड्रेस लिखा हो, यू फाइंड एन इन्वेलप विच हैव एड्रेस, तो आप क्या करोगे। तो आइडियली जो नॉर्मल इंसानों को बोला भाई मैं इसको उस एड्रेस पे कांटेक्ट करूंगा या उस एड्रेस पे उसको पोस्ट कर दूंगा, दैट इज राइट आंसर। आप कुछ और आंसर करते हो तो दैट इज जजमेंट इज नॉट प्रेजेंट। या आपको कोई बच्चा मिल जाता है सड़क पे जो कि खो गया है, तो उसका आप क्या करोगे। तो उसके अकॉर्डिंगली वी डिसाइड कि पेशेंट का जो जजमेंट है दैट इज करेक्ट और नॉट। फिर बात आती है कंस्ट्रक्शन एबिलिटी या फिर स्पेशल परसेप्शन की। तो कंस्ट्रक्शन एबिलिटी के लिए हम एमएमएससी में भी ये टेस्ट करते हैं। तो हम कोई भी डायग्राम, आइदर आप ये
5 एज का ट्राइंगल, ये पेंटागन बना सकते हैं, और उसको पेशेंट को कॉपी करने के लिए आप कहेंगे कि वो कॉपी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा आप क्लॉक डिजाइन के लिए भी उसको कहेंगे कि वो क्लॉक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, जिससे आपको कि कोई नेग्लेक्ट तो नहीं हो रहा कि वो एक साइड का बना ही नहीं रहा है। ये बेसिकली लोबार फंक्शन में भी इंपॉर्टेंट होता है कि कोई नेग्लेक्ट तो नहीं है किसी साइड में, खासकर पैराइटल लोब फंक्शन के टेस्ट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंस्ट्रक्शन एबिलिटी एंड द स्पेशल परसेप्शन। तो ये बात हो गई कि हम कैसे हायर मेंटल फंक्शन असेस करेंगे और लोबार वाइज क्या इनकी इंपोर्टेंस है, खासकर स्पीच एरिया। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी जो हमारा टेम्पोरल और फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब में मेन लोकलाइजेशन होता है मेमोरी का, कॉम्प्रिहेंशन हमारा टेम्पोरल लोब से होता है, फ्लुएंसी हमारी फ्रंटल लोब से होती है, कैलकुलेशन की अगर बात करें तो पैराइटल लोब में लोकलाइजेशन होता है, विजुअल जो होता है वो मेनली हमारा ऑसिपिटल लोब में लोकलाइज होता है, और अटेंशन जो है वो बेसिकली फ्रंटल लोब का पार्ट होता है। इसके अलावा जो भी प्लानिंग है, किसी भी चीज की एग्जीक्यूशन है, ये सब हमारे फ्रंटल लोब के पार्ट होते हैं। तो ये बात हो गई हायर मेंटल फंक्शन इन ब्रीफ फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट, फॉर एमडी स्टूडेंट। अगर हम फॉर डीएम स्टूडेंट की बात करेंगे तो हम लोबार फंक्शंस भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम फ्रंटल लोब बैटरी के बारे में बात करेंगे, पैराइटल लोब में क्या क्या टेस्ट हम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, एप्रिक्सियास के लिए देखते हैं, वो सब देखेंगे। टेम्पोरल लोब फंक्शन में और क्या टेस्ट है अदर देन दीज फंक्शन हम करते हैं। ऑसिपिटल लोब में विजुअल एग्नोसियाज, विजुअल एप्रेक्सिया, उन सब के लिए हम टेस्ट करेंगे। तो अगली वीडियोस में हम देखेंगे लोबार फंक्शन पे हम डिटेल स्टडी करेंगे, और एक शॉर्ट वीडियो हम एमएमएससी पे भी डिस्कस करेंगे कि अगर हमें क्विक में हायर मेंटल फंक्शन असेस करने हैं तो हम एमएमएससी से कैसे कर सकते हैं, खासकर डिमेंशिया में जब हमें एक स्क्रीनिंग टाइप ऑफ टूल यूज करते हैं हम एमएमएससी फॉर डिमेंशिया, तो उसको भी हम करके देखेंगे। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए मुझसे जुड़े रहिए। अगर आपका कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।